we move on to our next topic, LC oscillations. So what is LC oscillations? Oscillation का मतलब क्या है? टू एंड फ्रो मोशन. जैसे अगर पेंडुलम का ऑसिलेशन हम लोग देखें तो टू फ्रो, तो टू एंड फ्रो मोशन इसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेशंस. ऑसिलेशंस मींस टू एंड फ्रो मोशन. तो हमारे पास यहां पे LC ऑसिलेशंस है. एज द नेम सजेस्ट, LC मतलब वी हैव L मींस इंडक्टर एंड C मींस कैपेसिटर. तो इंडक्टर और कैपेसिटर का सर्किट है. अब देखो, इनिशियली ये इतना सारा जो लिखा हुआ है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो. वी विल एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स. तो व्हाट इज द मीनिंग? लेट अस स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर अ चार्ज्ड कैपेसिटर, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, जिसके पास कितना चार्ज है? कैपिटल Q. द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज कैपिटल Q. अब अगर चार्ज कैपेसिटर के पास Q एंड माइनस Q है on its positive plate and negative plate, then the energy of capacitor is Q square by 2C. Energy of fully charged capacitor is capital Q square upon 2C. तो ये energy of capacitor हो गया. Now ये fully charged capacitor धीरे धीरे discharging चालू होगा. The discharging of the capacitor will start. ये देखो, यहां से कैपेसिटर का चार्ज फ्लो होना चालू होगा. एक चार्ज स्मॉल q, बिकॉज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम लोग ने पढ़ा है चार्ज थ्रू द कैपेसिटर प्लेट्स डिक्रीजेस. ये फुली चार्ज कैपेसिटर है तो इसका चार्ज धीरे धीरे कम होते जाएगा. तो धीरे धीरे चार्ज कम होते होते इस सर्किट में वी विल हैव फ्लो ऑफ चार्ज. इस सर्किट में देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्ज स्मॉल q. तो फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या? करंट. तो इसका मतलब इस सर्किट में से कुछ तो करंट है. बिकॉज देयर इज फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट, इट मींस देयर इज करंट इन द सर्किट. अब ये करंट कहां से पास होगा? इंडक्टर में से. क्या इंडक्टर को अपने में से करंट पास होना पसंद है? नहीं. इंडक्टर ऑपोजेस फ्लो ऑफ करंट. इंडक्टर ऑपोजेस फ्लो ऑफ करंट. तो इंडक्टर पहले तो इनिशियली इट विल ऑपोज द फ्लो ऑफ करंट, बट धीरे धीरे इंडक्टर विल अलाउ फ्लो ऑफ करंट. तो धीरे धीरे करंट थ्रू द इंडक्टर विल गो ऑन इंक्रीजिंग. तो करंट इंक्रीज होते जाएगा इंडक्टर में से, चार्ज कम होते जाएगा कैपेसिटर में से. द चार्ज इन द कैपेसिटर विल ग्रेजुअली रिड्यूस एंड द करंट इन द इंडक्टर विल ग्रेजुअली इंक्रीज. तो ऐसा होने लगेगा. अब एक टाइम ऐसा आएगा जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा. फुल्ली डिस्चार्ज. तो इन दैट केस द चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी 0. अब जब वो सिचुएशन होगा तो एट दैट टाइम द करंट थ्रू द इंडक्टर विल बी मैक्सिमम. द करंट थ्रू द इंडक्टर विल बी मैक्सिमम. लेट अस कॉल द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर एज I0. तो I0 is the maximum value of current through the inductor. So in that case, what I can say is the energy of inductor will be half Li naught square. Half Li naught square. Half Li naught square. ये एनर्जी हो जाएगा. ये फॉर्मूला इंडक्टर का एनर्जी का हमने पढ़ा हुआ है इन चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो व्हाट वी कैन से इज एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर Q square by 2C has now gone into the inductor, half Li naught square, and at this time the energy in the capacitor is 0 because the charge on the capacitor plate is 0. So we can say that the energy of the capacitor has gone into the inductor. अब उसके बाद क्या होगा? At this point the current in the inductor is maximum. अब ग्रोथ ऑफ करंट हुआ. इसका मतलब इंडक्टर में से ग्रोथ ऑफ करंट हुआ है. अब ग्रोथ ऑफ करंट होते होते करंट का मैक्सिमम वैल्यू आ गया. अब करंट का मैक्सिमम वैल्यू आने के बाद फिर करंट कम होना चालू होगा. दैट इज कॉल्ड डीके ऑफ करंट. ये भी तुमने पढ़ा हुआ है इन एलआर सर्किट. हम लोग ने पढ़ा था एलआर सर्किट में ग्रोथ ऑफ करंट एंड डीके ऑफ करंट. तो करंट जब मैक्सिमम हो जाता है उसके बाद वी हैव डीके ऑफ करंट. तो करंट अब कम होना चालू हो जाएगा. इंडक्टर में से अब करंट कम होना चालू हो जाएगा एंड करंट कम होते जाएगा तो एनर्जी भी इंडक्टर में
कम होते जाएगा. As the value of current decreases, the energy of inductor will also decrease. Current decrease होगा, energy of inductor decrease होगा. अब वो energy जाएगा किधर? So that energy will go in the capacitor. Let us say at any instant of time, the capacitor plates have charge small q. तो उस केस में at that instant of time, the energy of the capacitor will be q square by 2c. जहां पे q small q है. देखो इनिशियली कैपिटल q था, नाउ इट इज स्मॉल q. तो ये हम लोग का एनर्जी हो जाएगा कैपेसिटर में. एट दिस पॉइंट बोथ ऑफ देम हैव एनर्जी. विच टू? द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर. इंडक्टर के पास इस टाइम t पे कितना एनर्जी है? हाफ एल आई स्क्वायर. और कैपेसिटर के पास कितना एनर्जी है? q स्क्वायर बाय 2c. So if you see carefully, the energy of the capacitor goes into the inductor, and then the energy of inductor goes back into capacitor. Again, the energy of inductor goes into capacitor, and the energy of capacitor goes into inductor. Capacitor, inductor, ऐसा energy to and fro oscillate होते रहेगा. Hence, this topic is known as LC oscillations, because of oscillation of energy from capacitor to inductor, and then from inductor to capacitor, and again from capacitor to inductor, and so on and so forth. Hence the name of the topic is LC oscillations. यही मैंने इतना यहां पे लिखा हुआ है. Let me tell you in words. Initially, fully charged capacitor is connected to an inductor. Fully charged capacitor को हम लोग ने इंडक्टर से इनिशियली कनेक्ट किया है. Upon connection, the capacitor tries to discharge through the inductor. कनेक्ट करने के बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज होने का कोशिश करेगा. थ्रू व्हाट? इंडक्टर. उसमें से चार्ज कम होगा कैपेसिटर में. थ्रू इंडक्टर चार्ज कम होते जाएगा. देन इनिशियली इंडक्टर ऑपोजेस फ्लो ऑफ करंट, बट लेटर ऑन इंडक्टर स्लोली अलाउज करंट टू इंक्रीज थ्रू इट. तो इंडक्टर इनिशियली करंट को अपोज करता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें से करंट बढ़ते जाता है. At one time, maximum value of current through the inductor is reached. एक टाइम पे इसमें से करंट कितना हो जाएगा? I naught. At that time, the energy of inductor will be half Li naught square. So this is what we have written. फिर उसके बाद at this instant of time, capacitor is fully discharged. जब इंडक्टर के पास maximum current है, maximum energy है, at that time capacitor is fully discharged. कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो चुका है. So what we can say is its energy is zero at that instant, because charge on capacitor plate is zero. Thus entire energy of capacitor, which is q square by 2c, ये initial energy था किसका? कैपेसिटर का. कैपिटल q square upon 2c converts into energy of inductor. ये जीरो हो जाएगा, तब इंडक्टर में एनर्जी कितना आएगा? हाफ L I naught square. Now again after reaching maximum value, current in the inductor, current starts decreasing, decay of current, till the current becomes zero. तो अब इंडक्टर में करंट लास्ट में जीरो हो जाएगा. फिर करंट जीरो होगा, तब कैपेसिटर फिर से फुली चार्ज होगा. अगेन उस पे पूरा चार्ज होगा q square by 2c. This cycle will continue on and on, and there is oscillation of energy between capacitor and inductor. Hence the name of the topic is LC oscillations. I hope this LC oscillations is clear to you. Now let us consider the energies. तो क्या क्या एनर्जी है? तो इनिशियली किसके पास एनर्जी था? हम लोग ने देखा इनिशियली एनर्जी किसके पास है? कैपेसिटर के पास. सो लेट मी राइट द सिंबल UI. इनिशियल एनर्जी को मैं क्या डिनोट करेगा? UI. U सबस्क्रिप्ट I. इनिशियल एनर्जी. दिस इज कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2c. इनिशियल एनर्जी. फिर फाइनल एनर्जी क्या है? फाइनल एनर्जी हम लोग के केस में हम लोग ने किसके पास माना? इंडक्टर के पास. हाफ L I naught square, where I naught is the maximum value of current through the inductor. And at any time t, if I consider both of them have energy. Both of them मतलब कौन कौन? कैपेसिटर q square by 2c, जहां पे चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट इज स्मॉल q. एट इंस्टेंट ऑफ टाइम स्मॉल t. इनिशियली चार्ज कितना था? कैपिटल Q. एट एनी टाइम t चार्ज कितना है? स्मॉल q. एंड उस टाइम पे इंडक्टर में से कितना करंट है? I.
आई नॉट तो मैक्सिमम करंट था, ये फाइनल टाइम था, फाइनल टाइम पे करंट आई नॉट. At any time t, what is the current? Let us say I. So what we can say by energy conservation, all these three energies are equal. Ui, ut and uf. All three will be equal by energy conservation. Energy conservation say capital Q square by 2c is equal to small q square by 2c plus half Li square, E is equal to half Li naught square. So what we can write finally to let you know is like this. तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बाय 2c इक्वल्स q स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ Li स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ Li नॉट स्क्वायर. ये फाइनल है, ये टाइम t पे है, ये इनिशियल. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ LC oscillation. In LC oscillations, let us now see resonant frequency. तो पहले हम लोग रेजोनेंस क्या है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं. At resonance, the amplitude is maximum. At resonance, the amplitude is maximum. And resonance occurs when natural frequency of source equals forced frequency. अब ये सब मैं जो बोल रहा हूं, that is all together in another chapter, which is wave motion. Wave motion में we have a phenomena known as resonance. Only thing for now to remember is एक पर्टिकुलर ऐसा फ्रीक्वेंसी होता है, एक पर्टिकुलर ऐसा फ्रीक्वेंसी होता है. F stands for frequency. When the amplitude becomes maximum, at one particular frequency, the amplitude becomes maximum. देखो एम्पलीट्यूड कैसा है यहां पे, मैक्सिमम. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा. तो दैट इज व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. वो फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. द फ्रीक्वेंसी एट विच एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. इन केस ऑफ एलसी सर्किट, एलसी सर्किट के केस में द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बिकम्स मैक्सिमम. एलसी सर्किट के केस में the amplitude of current becomes maximum at resonant frequency. अब देखो करंट का एक्सप्रेशन तो हमें पता ही है, I is equal to E naught upon Z sin of omega t plus phi. ये तो हम लोग ने पढ़ा ही है. From this equation we see that current is inversely proportional to impedance. Current is inversely proportional to impedance. तो अगर हम लोग को मैक्सिमम करंट चाहिए, लुक एट दिस ग्राफ, वी नीड मैक्सिमम करंट. अगर हम लोग को मैक्सिमम करंट चाहिए, मैक्सिमम करंट के लिए इंपिडेंस मिनिमम होना चाहिए बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर. फॉर मैक्सिमम करंट वी शुड हैव मिनिमम इंपिडेंस. इंपिडेंस का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल द होल स्क्वायर. अब ये जो फॉर्मूला है इंपिडेंस का, ये मिनिमम होना चाहिए. अगर इंपिडेंस मिनिमम होगा तभी तो करंट मैक्सिमम होगा, और करंट मैक्सिमम होगा तभी तो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाएगा. और वही तो हमें ढूंढना है इस टॉपिक में, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर एलसी सर्किट. तो इसको हम लोग को मिनिमाइज करना है, इंपिडेंस को मिनिमम करना है. तो अगर मिनिमम करना है तो फर्स्ट टर्म इज रेजिस्टेंस. क्या इस सर्किट में मैंने कोई रेजिस्टेंस बताया है, नहीं. तो रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट इज 0. तो ये आर टर्म चला गया. तो हम लोग का टर्म बचा एक्सी माइनस एक्सएल द होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट. ये टर्म तो चला गया. तो इसको हम लोग को मिनिमम करना है. तो ये मिनिमम कब होगा, व्हेन दिस टर्म इज 0. देखो स्क्वायर रूट वाले टर्म का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है रियल नंबर्स में, 0, क्योंकि स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर रियल नंबर्स. तो इसीलिए स्क्वायर रूट वाले टर्म का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0. तो इसीलिए एक्सी माइनस एक्सएल को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, 0, सो दैट दिस स्क्वायर रूट बिकम्स मिनिमम. तो एक्सी माइनस एक्सएल इज 0 गिव्स मिनिमम वैल्यू ऑफ इंपिडेंस. मतलब एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल. फ्रॉम दिस इक्वेशन देखो एक्सएल को उधर लेके गए तो एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल. लेकिन एक्सी का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन ओमेगा सी. एक्सएल का वैल्यू क्या है, ओमेगा एल. टेकिंग दिस ओमेगा ऑन द ऊपर, ये
ओमेगा को हम लोग ऊपर लेके गए और एल को हम लोग नीचे लेके आए, तो ओमेगा इंटू ओमेगा विल बिकम ओमेगा स्क्वायर, और एल को नीचे लेके आएंगे तो 1/LC हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज 1/LC, तो ओमेगा बिकम्स 1/square root of LC. दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर LC ऑसिलेशंस. इसको लेकिन ओमेगा है इसीलिए इसको कभी कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं. वी कॉल दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा LC सर्किट के लिए? 1/√LC. अब ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2π इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2π इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी. ये फॉर्मूला हम लोग को सर्कुलर मोशन में, वेव मोशन में भी है. दिस फॉर्मूला इज देयर इन सर्कुलर मोशन एज वेल एज वेव मोशन. वी हैव टू रिमेंबर दिस. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये मैं लिख देता हूं यहां पे. दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा and F is linear frequency. F is linear frequency. तो ओमेगा इज 2πf, तो F क्या हो जाएगा? लीनियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन 2π, तो 2π से डिवाइड हो जाएगा, तो वी विल गेट लीनियर फ्रीक्वेंसी. तो ये हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है. दिस इज लीनियर फ्रीक्वेंसी विच इज 1/2π√LC. अब इसको हम लोग ने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्यों बोला? बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी इससे आया और ये किससे आया? इससे आया. और ये किससे आया? x=xl से आया. और ये कहां से आया? xc-xl इज 0. लेकिन जब xc-xl 0 है तो तब z मिनिमम है, और z मिनिमम है मतलब करंट मैक्सिमम है, और करंट मैक्सिमम है मतलब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है. इसीलिए ये फ्रीक्वेंसी कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन LC सर्किट. इसका यूज हम लोग रेडियो में करते हैं फॉर ट्यूनिंग. जब हम लोग रेडियो में जो ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी है वो ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी, और हम लोग वो गोल घुमा के व्हेनेवर वी टर्न द नॉब ऑफ द रेडियो वी आर एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस. ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे इन कौन सा चैप्टर? वी विल स्टडी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स, वहां पे ये पढ़ेंगे. तो कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज होगा. By turning the knob, the value of capacitance changes. कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चेंज होगा. जब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी चेंज होगा और वो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा, तो एट दैट टाइम रेडियो में मैक्सिमम आवाज आएगा. सो दैट विल बी द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर दैट पर्टिकुलर चैनल. तो ये यूज हम लोग रेडियो में करते हैं, एंड मेनी मोर एप्लीकेशंस आर देयर इन अवर डे टू डे लाइफ फॉर रेजोनेंट frequency. We will now see how to step up, that is increase the AC voltage, and step down, that is decrease the AC voltage. हम लोग कौन सा ऐसा इक्विपमेंट यूज करेंगे जिससे AC वोल्टेज को बढ़ाया जा सके, मींस स्टेप अप किया जा सके, और अदरवाइज कम किया जा सके, मतलब स्टेप डाउन किया जा सके. That equipment is called a transformer. Transformer is a equipment to increase the AC voltage or decrease the AC voltage. How does it work? तो उसके लिए हम लोग समझने के लिए यहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी का कंसेप्ट समझेंगे. We have primary coil and secondary coil. This coil on the left side is the primary coil, and this coil on the right side is the secondary coil. We have EMF of primary source. Primary source मतलब क्या? जैसे हम लोग ने देखा था एग्जांपल के लिए, इंडिया में मान लो 220 वोल्ट है. सपोज ये क्या है? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट. इंडिया में कितना वोल्टेज है? AC वोल्टेज. आगे हम लोग पढ़ेंगे RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन इंडिया इज 220 वोल्ट. अब मुझे कभी कभी यहां पे 220 वोल्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, मुझे यहां पे 220 नहीं चाहिए, मुझे मान लो 110 वोल्ट चाहिए. कितना चाहिए? उसका आधा. 220 वोल्ट है, उसके बदले मुझे कितना चाहिए? 110 वोल्ट. 110 वोल्ट. तो मुझे वोल्टेज कम चाहिए या ज्यादा चाहिए? आंसर इज कम चाहिए. तो वोल्टेज कम करना है, अगर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करना है तो
तो हम लोग कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे? ट्रांसफॉर्मर इस यूज करेंगे, लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन क्यों? क्योंकि वोल्टेज 220 से 110 हो रहा है, तो वोल्टेज इज डिक्रीजिंग, सो वी विल यूज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और उल्टा होता, मान लो 220 वोल्ट से हम लोग को यहां पे 440 वोल्ट करना रहता, देन वी हैव टू इंक्रीज द वोल्टेज। 220 से 440 वी हैव टू इंक्रीज, दैट मीन्स वी विल यूज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर विल increase the voltage, step down transformer will decrease the AC voltage। ये AC के लिए यूज होगा, AC बैटरी के लिए, AC वोल्टेज के लिए। So let us understand the principle. First of all, we have the primary coil and the secondary coil। ये वो सोलिनॉइड जैसा ही कॉइल है हमारे पास, and this primary coil is connected to primary AC voltage EP, जिसका EMF कितना है? EP। The secondary coil is connected to secondary AC voltage which has EMF ES। ES is the EMF of secondary source, EP is the EMF of primary source। Let us say the number of turns of primary coil is denoted by NP। The number of turns of secondary coil is denoted by N subscript S। The current in the primary coil is denoted by IP। The current in the secondary coil is denoted by IS। In between we have soft iron core। Soft iron core हम लोग ने मैग्नेटिज्म में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। It is used to increase the magnetic field। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने यूज होगा। मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफॉर्मर में इंक्रीज करने का फायदा क्या है? इट रिड्यूसेस द एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस कम होगा, दैट वी हैव टू रिमेंबर। सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड टू इंक्रीज द मैग्नेटाइजेशन एंड हेंस रिड्यूस द एनर्जी लॉस। नाउ बाय फैराडेज लॉ EP इज इक्वल टू माइनस NP d∅ by dt। ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज EMF इंड्यूस्ड, ये तो हमने पढ़ा है। For n turns, we will multiply by NP। Similarly, ES is equal to minus NS d∅ by dt। This is again Faraday's law to secondary coil। Now, if we take equation 1 and equation 2 and divide them, we get EP upon ES is equal to NP upon NS। Minus d∅ by dt cancel हो जाएगा। We will get EP upon ES is equal to NP upon NS। कैसे? By dividing this equation with this equation। So we get this equation। अब देखो इसमें हमारा एग्जाम्पल में किसमें ज्यादा कॉइल्स है? प्राइमरी में ज्यादा कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स है, प्राइमरी कॉइल में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, या सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा टर्न्स है? द आंसर इज प्राइमरी कॉइल में ज्यादा टर्न्स है। प्राइमरी कॉइल में ज्यादा टर्न्स है तो किसका EMF ज्यादा होगा? प्राइमरी का। देखो EMF इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। EMF इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर मुझे प्राइमरी में ज्यादा टर्न्स है तो प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा होगा, और सेकेंडरी का टर्न्स कम है तो सेकेंडरी का वोल्टेज कम होगा। तो इसीलिए व्हाट आई कैन से इज इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी is greater than number of turns of secondary, then it is step down transformer। देखो सेकेंडरी का टर्न्स कम है तो वोल्टेज कम मिलेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा है, प्राइमरी का टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी का टर्न्स कम है, तो वी विल गेट लेस वोल्टेज हियर। टर्न्स कम है तो यहां पे वोल्टेज कम मिलेगा, तो इसीलिए सेकेंडरी में हमें कम EMF मिलेगा। कम EMF मिलेगा किससे? प्राइमरी से, तो इसीलिए EMF हैज डिक्रीज्ड, हेंस इट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अगर हम लोग उल्टा करते, मान लो यहां पे बहुत ज्यादा टर्न्स होता, कहां? सेकेंडरी में, इससे भी डबल बहुत सारा टर्न्स बना दूं मैं। कैसे? सिंपल, अगर मान लो यहां पे मैं ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे टर्न्स के ट्रांसफॉर्मर बना दूं, मेनी सेकेंडरी टर्न्स ऐसे, तो उस केस में what we see is NS is greater। NS कैसा है? ज्यादा, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी ज्यादा है,
तो उस केस में किसका वोल्टेज ज्यादा होगा? सेकेंडरी का। तो इफ NS is greater than NP, then it will increase the voltage and it will be called as step up transformer. सेकेंडरी का टर्न्स ज्यादा होगा तो सेकेंडरी साइड में ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। ज्यादा वोल्टेज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को यहाँ पे कितना चाहिए, 440 चाहिए, तो वी हैव टू डबल द नंबर ऑफ टर्न्स। प्राइमरी में जितना है उससे डबल टर्न्स सेकेंडरी में लेना पड़ेगा, देन वी विल गेट 220 से 440 डबल हो जाएगा। So this is the equation which is relating EMF to number of turns for primary and secondary coil respectively. EP upon ES is equal to NP upon NS. Let us call this equation number 3. इस equation को क्या बोला मैंने? Equation number 3. Now, what can I say about the energy of primary and energy gained by secondary? Energy supplied by primary coil and energy gained by secondary coil, they will be same because energy conservation होता है। energy conservation में क्या होगा? We are not considering the losses. loss in energy हम लोग consider नहीं करें। कुछ heat में भी energy loss होगा, but for now consider the no loss of energy. तो in that case what we can say is energy of primary equals energy of secondary. Divide time on both sides. Energy upon time क्या होता है? Power. तो that means power of primary equals power of secondary. तो power of primary equals power of secondary. Power का फॉर्मूला क्या है? Power is VI. तो VP into IP is equal to VS into IS. मैंने कुछ भी नहीं किया है, पावर का फॉर्मूला VI यूज किया है, पर किसके लिए? प्राइमरी के लिए। यहां पे भी पावर का फॉर्मूला VI यूज किया है, पर किसके लिए? सेकेंडरी के लिए। तो VP IP is equal to VS IS. अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्राइमरी, इसको हम लोग EMF ऑफ प्राइमरी भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेकेंडरी, इसको हम लोग EMF ऑफ सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। तो EP IP is equal to ES IS. Doing simple mathematical rearrangement, we get EP upon ES is equal to IS upon IP. So what we see from this is EMF is inversely proportional to current, and I call this equation as equation number 4. Now if I combine equation 3 and equation 4, what I get? This combined equation. EP upon ES is equal to NP upon NS is equal to IS upon IP क्योंकि LHS सेम है। क्या सेम है? LHS। तो RHS भी कैसा होगा? सेम। इसका RHS और इसका RHS सेम होगा। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर का यूज हम लोग क्यों करते हैं? टू इंक्रीज द वोल्टेज, डिक्रीज द वोल्टेज। देखो जब हम लोग का वो सोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो वहां पे वोल्टेज बहुत हाई रहता है, वेरी वेरी हाई वोल्टेज, 20,000 वोल्ट्स, 25,000 वोल्ट्स। तो उतना हाई वोल्टेज हमारे घर पे इक्विपमेंट्स हैंडल नहीं कर पाएंगे। 25,000 वोल्ट अगर तुम्हारे घर पे आ गया और तुमने मोबाइल चार्जिंग पे रख दिया तो मोबाइल विल एक्सप्लोड, लैपटॉप विल एक्सप्लोड। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हम लोग को पहले सिटी में, टाउन में वी हैव ट्रांसफॉर्मर। सिटी, टाउन, विलेजेस ऑल हैव ट्रांसफॉर्मर विच इज दिस इक्विपमेंट। तो यहां पे क्या होगा? सेकेंडरी के टर्न्स बहुत कम होंगे, प्राइमरी के बहुत ज्यादा होंगे। तो 222,000 वोल्ट्स से हम लोग को इधर मिलेगा